वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर लर्निंग चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे DeepC 704 कंट्रोलर की। तो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने DeepC 704 कंट्रोलर है, जो बिल्कुल बेसिक कंट्रोलर है, AMF कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर को आप जनरेटर और ATS के दरमियान में यूज़ कर सकते हैं। आपको दो कंट्रोलर्स की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंगल कंट्रोलर से अपने जनरेटर और ATS पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस वक्त सबसे ऊपर पैरामीटर्स के नीचे जो हमारे इंडिकेशन लैंप्स हैं, एक्चुअली ये इंडिकेशन लैंप्स हैं जो हमारी सेफ्टीज़ को बताते हैं। तो जो सबसे पहले जिसमें ये ऑयल के अंदाज की एक बना हुआ है, तो ये हमारी ऑयल सेफ्टी के लिए है। उसके बाद जो दूसरा ये पानी की तरह है, ये हमारा वाटर टेम्परेचर है। इसी तरह अगर इंजन ओवर स्पीड होगा तो ये जो खरगोश की वाली लाइट है, खरगोश का मतलब है ओवर स्पीड होना, कछुए का मतलब है अंडर स्पीड होना, और ये जो बैटरी का सिंबल आ रहा है इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज फेलियर हो गई है। ठीक है, इसके अलावा ये जो तीन वैल्यूज़ और दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। तो ये मैंने इस वक्त इसका मैनुअल खोला हुआ है, इस मैनुअल में हम जाके देख सकते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो ये देखें, फेल टू स्टार्ट इफ़ द इंजन डज नॉट फायर, अगर इंजन फायर ना करे फ्यूल का आफ्टर दी प्रीसेट्स 3 अटैम्प्ट, 3 दफ़ा क्रैंक होने तक अगर इंजन फायर ना करे, अ शट डाउन विल बी इनिशिएटेड, द आइकन विल इल्यूमिनेट। तो ये वाला आइकन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इंजन ने डीजल की फायर नहीं की और उसकी वजह से इंजन फेल टू स्टार्ट हो गया है, इंजन स्टार्ट नहीं हो सका। इसकी वजह से ये आइकन जो है वो ऑन हो जाएगी, ये लाइट, और आपको पता चल जाएगा कि इंजन फेल टू स्टार्ट है। उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑयल का साइन बना हुआ था जिसके साथ, ठीक है, तो ये लो ऑयल प्रेशर का आपको बताएगा कि लो ऑयल प्रेशर जो है सेफ्टी वो ऑन हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है कंट्रोलर पे, जिसकी वजह से हमारे इंजन पे ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि इंजन में लो ऑयल प्रेशर सेंसर का फॉल्ट है या इंजन में एक्चुअली मतलब कि रियल में ऑयल का मसला है। तो वो आप ऑयल का मसला हल करके उसके बाद ही इसको रीसेट करें। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया इस आइकन के बारे में, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त, ये इंजन हाई इंजन टेम्परेचर को बताता है। जब भी इंजन का कूलेंट टेम्परेचर प्रीसेट वैल्यू से ऊपर जाएगा, जो नॉर्मली 100 डिग्री से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो ये वाले इंडिकेशन की लाइट ऑन हो जाएगी, जनरेटर इटसेल्फ बंद हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटेक्शन है इंजन की। इसी तरह ऑयल जो है ये भी प्रोटेक्शन है। अब उसके बाद नीचे हम ये देख लेते हैं खरगोश का निशान। खरगोश के निशान के ऊपर लिखा हुआ है ओवर स्पीड। इफ द इंजन स्पीड एक्सीड्स द प्रीसेट ट्रिप 14% अबव, अगर जो भी आपकी प्रीसेट सेटिंग्स हैं 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के हिसाब से या 1800 या 1500 के हिसाब से 14% अबव द नॉमिनल फ्रीक्वेंसी, अ शट डाउन इज इनिशिएटेड, ओवर स्पीड इज नॉट डिलेड, इट इज इमीडिएट शट डाउन। ओवर स्पीड का कोई भी डिले टाइमर आप सेट नहीं कर सकते। 14% जैसे ही इंजन स्पीड ऊपर जाएगी अपने नॉमिनल सेटिंग से, तो ओवर स्पीड की सेफ्टी ऑन हो जाएगी और हमारा जनरेटर जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था अंडर स्पीड पे कछुआ बना हुआ है। इफ द इंजन स्पीड फॉल्स बिलो प्री सेट ट्रिप 20% ऑफ द नॉमिनल फ्रीक्वेंसी आफ्टर द सेफ्टी ऑन टाइमर हैज एक्सपायर्ड, अ शट डाउन इज इनिशिएटेड। जैसे ही इंजन की स्पीड 20% प्री सेट वैल्यू से नीचे जाएगी, वैसे ही हमारे इंजन पे अंडर स्पीड का ये साइन जो है, अंडर स्पीड की जो लाइट होगी कछुए के ऊपर वाली, वो जलने लग जाएगी, जल जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि इंजन अंडर स्पीड होने की वजह से बंद हो गया है। इसी तरह इनपुट 1 और इनपुट 2 कैन बी कन्फिगर्ड एज अ वार्निंग और शटडाउन। इनपुट 1 और इनपुट 2 की जो इंडिकेशंस होती हैं, इनको आप कन्फिगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे जो भी वायर आप लगाएंगे उसके हिसाब से आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं, इसको वार्निंग भी दे सकते हैं और इसको शट डाउन भी करवा सकते हैं इसके ज़रिए आप जनरेटर को। ठीक है, द रेलिवेंट आइकन विल बी इल्यूमिनेटेड व्हेन द इनपुट इज एक्टिव। ये लाइट जब एक्टिव ऑन होगी, जब ये इनपुट एक्टिव होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मज़ीद इस पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ देख लें, कन्फिग्रेशन इंस्ट्रक्शन दी हुई है। विद द यूनिट स्टॉप मोड, यूनिट जो है आपका स्टॉप मोड बटन प्रेस होना चाहिए। कन्फिग्रेशन में जाने के लिए मॉड्यूल के पीछे आप देखेंगे कि इस तरह का
आपको एक स्विच नज़र आएगा काले रंग का साइड पे इस तरह करके। ये जब तक ऊपर है तो ये नॉर्मल है, जब हम इसको टेस्टर की मदद से नीचे करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड खुल जाए। कॉन्फ़िगरेशन मोड से मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से कंट्रोलर की सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ अभी इसी वीडियो में। तो आप ये देखें कि कॉन्फ़िगरेशन मोड जब सेलेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन ऑफ अ स्मॉल स्विच, उसके बारे में बता रहे हैं जो आपको बता चुका हूँ। अब बता रहे हैं कि वंस कॉन्फ़िगरेशन मोड इज सेलेक्टेड ऑटो एलईडी विल कमेंस रैपिड फ्लैशिंग। तो जब आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड सेलेक्ट हो जाएगा तो आपकी जो ऑटो की एलईडी है वो फ्लैश करने लग जाएगी एंड ऑल द नॉर्मल ऑपरेशन इज सस्पेंडेड, और उसके बाद आप इंजन को स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दी स्टॉप पुश बटन कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एलईडी कोड। जो स्टॉप पुश बटन है उससे आप एलईडी कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वायर्ड फंक्शन। जो फंक्शन के बारे में आपको बताएगी वो भी मैं आपको आगे टेबल में बताता हूँ कि किस सेटिंग की कितनी सेटिंग रखनी है आपको, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है द 5 लेफ्ट हैंड एलईडीज विल फ्रॉम द कोड सी कॉन्फ़िगरेशन टेबल ओवरलिफ्ट, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ अभी। द मैनुअल पुश बटन विल अलाउ द यूजर टू चेंज द एसोसिएटेड वैल्यू। अच्छा, मैनुअल का जो बटन रहेगा ये वाला जिस पे हाथ बना हुआ है, इससे आप क्या हैं, वो कह रहा है द मैनुअल पुश बटन विल अलाउ यूजर के मतलब आपको मदद देगा चेंज करने में एसोसिएटेड वैल्यू जो भी उसकी वैल्यू सेट है। द 3 राइट हैंड एलईडीज इन्फॉर्म द यूजर ऑफ द करंट सेटिंग। ये जो 3 जो फेल टू स्टार्ट, नंबर 1, नंबर 2, ये जो 3 एलईडीज हैं ये आपको बताएंगी कि क्या द 3 यूजर्स ऑफ करंट सेटिंग, यूजर ऑफ करंट सेटिंग जो उसकी करंट सेटिंग है वो आपको बताएंगी चूज इन फंक्शन जो उस पर फंक्शन सेट हुआ है, ठीक है। और व्हेन द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आर डिस्प्लेड प्रेसिंग द ऑटो बटन विल सेव। अच्छा, जो भी उसके पैरामीटर जब सेट आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसे ही आप ऑटो का बटन दबाएंगे तो वो जो सेटिंग नई सेटिंग होगी वो उस पर सेव हो जाएगी एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ईच फंक्शन चेंज। इसी तरह ये प्रोसेस जो है हम रिपीट करेंगे हर पैरामीटर को सेट करने के लिए। When the configuration is complete, the configuration mode selector switch should be returned to the normal। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लें उसके बाद आपने इसी बटन को वापस नॉर्मल पोजीशन में ऊपर की जानिब कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बारे में सेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले होता है प्री हीट टाइमर। प्री हीट टाइमर जब हम प्री हीटर्स यूज़ करते हैं इंजन में तो उसके लिए है। तो इसके देखिए सेटिंग कैसे होगी। जब भी आप बटन दबा के प्रेस करा के अंदर आएंगे तो सबसे पहले जो है बैटरी का जो साइन है उस पर एलईडी ऑन हो जाएगी, यानी कि ये जो बैटरी बनी हुई है इसके यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब अभी आप फंक्शन नंबर 1 पे हैं, ठीक है। फंक्शन नंबर 1 पे हैं। इसकी सेटिंग्स को जिस तरह बताई हुई इन्होंने कि अगर आपको 5 सेकंड रखनी है तो आपको 2 के ऊपर एलईडी को सेटिंग को सेट करना है, ठीक है। अगर आपको 10 सेकंड रखना है तो 1 के ऊपर रखना है, ठीक है। 15 सेकंड रखने के लिए आपको 2 एलईडीज जो हैं वो सेलेक्ट जब ऑप्शन आ जाएगा तो आप उसको ओके कर सकते हैं। इसी तरह ये सारे बता रहा है 20 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड और 180 सेकंड तक आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है, यूज टू प्री हीट द इंजन प्रायर टू क्रैंकिंग द आउटपुट इज एक्टिव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेटिंग प्रायर टू क्रैंकिंग, ठीक है। ये जो टाइमर होगा ये इंजन स्टार्ट होने से पहले यूज होता है कि इंजन की प्री हीट हो जाए। इंजन प्री हीटर जो नॉर्मली हमारा लगा होता है वो इंजन की जो एयर सक्शन साइड होती है वहाँ पे लगा हुआ होता है ये, ठीक है। तो ये इंजन स्टार्ट होने से पहले प्री हीट का ये टाइमर लेगा, उसके बाद इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट डिले। स्टार्ट डिले से मतलब है कि जब भी इंजन पे कोई रिमोट स्टार्ट की इनपुट आए, मेंस फेलियर की इनपुट आए, ठीक है, तो उसके बाद इंजन कितने सेकंड बाद स्टार्ट हो। अगर आप चाहते हैं कि 0 सेकंड पे स्टार्ट हो जाए तो सारी एलईडीज ऑफ कंडीशन में रख के आपको सेटिंग को सेव करना पड़ेगा, जिसके बाद ये 0 सेकंड हो जाएगी। अगर आप लास्ट एलईडी को एक्टिव करेंगे तो 5 सेकंड्स का डिले मिलेगा। और इसी तरह ये पूरी सेटिंग्स इसमें दी हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड से लेके 180 सेकंड तक। स्टॉप डिले मेंस रिटर्न डिले। स्टॉप डिले मतलब कि जब मेंस लाइट मतलब यूटिलिटी जब आपका एटीएस में पावर वापस आ जाए ट्रांसफार्मर की, तो उसके बाद कितनी देर बाद जनरेटर बंद हो, तो उसकी सेटिंग के लिए देखेंगे 2 लाइटें आपकी ऑन होंगी, एक कछुए वाली और एक बैटरी वाली। तो उसके बाद जो है आप इसमें से 0 से लेके 180 सेकंड तक उसको सेट कर सकते हैं। एनर्जाइज टू स्टॉप होल्ड टाइमर, ठीक है। एनर्जाइज टू होल्ड स्टॉप टाइमर के बारे में क्या लिखा है, यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ द इंजन स्टॉप सोलोनाइड व्हेन द इंजन इज स्टॉप्ड
द एनर्जाइज टू स्टॉप आउटपुट बिकम्स एक्टिव क्लोजिंग। नॉर्मली इसको हम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये उस टाइप के सोलोनाइड्स के बारे में बता रहा है जो हम नॉर्मली ओपन रहते हैं, फ्यूल ऑन रहता है, लेकिन जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इंजन को बंद करा देता है। ये नॉर्मल दूसरों वाले सेंसर से अलग होता है, तो ये उसकी सेटिंग बता रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे आते हैं वो एक्साइटेड टाइप के सोलोनाइड होते हैं, इनको हम पावर दे के रखते हैं जब इंजन चल रहा होता है, ठीक है। वार्म अप टाइमर है कि इंजन जब स्टार्ट हो जाए, लोड लेने से पहले जो उसको टाइम चाहिए कि ब्रेकर ना क्लोज करे, उसके लिए यहाँ पे टाइम दिए गए हैं, आप उसको वार्म अप टाइमर की मदद से सेट कर सकते हैं। फिर कूलिंग टाइमर है कि जब इंजन पे पावर रिटर्न आ जाए, मेंस का ब्रेकर क्लोज हो जाए, तो इंजन कितने सेकंड तक खाली चलता रहे, तो उसकी सेटिंग भी यहाँ पे दी गई है। इसको आप कर सकते हैं मैनुअल फंक्शन देख के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नॉमिनल फ्रीक्वेंसी। नॉमिनल फ्रीक्वेंसी में आप इसको देखें, बता रहा है यहाँ पे कि दो सेटिंग है, 50 हर्ट्ज है और 60 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज सेलेक्ट करने के लिए आपको ये ऑप्शन जिस पे टेम्परेचर की लाइट ऑन हो, तो ये फंक्शन से आप 50-60 सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नॉमिनल डीसी वोल्टेज, अगर 12 वोल्ट की बैटरी वाला जनरेटर है या 24 वोल्ट की बैटरी वाला जनरेटर है, तो उस पर भी आप नॉमिनल डीसी वोल्टेज सेट कर सकते हैं 12 से 24 वोल्टेज के दरमियान। एलओपी स्विच कॉन्टैक्ट, अगर लो ऑयल प्रेशर स्विच आप क्लोज ऑन फॉल्ट या ओपन ऑन फॉल्ट यूज़ करें, या नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट की टाइप यूज़ कर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। HET स्विच कॉन्टैक्ट का मतलब है हाई इंजन टेम्परेचर स्विच। इसकी भी आप क्लोज ऑन फॉल्ट और ओपन ऑन फॉल्ट दोनों कंडीशनें सेट कर सकते हैं। कभी आपका स्विच नॉर्मली क्लोज भी आता है आपके पास और कभी नॉर्मली ओपन भी होता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्रैंक डिस्कनेक्ट ऑन ऑयल प्रेशर, कितने क्रैंक डिस्कनेक्ट ऑन ऑयल प्रेशर, यानी क्रैंक जो हमारे स्टार्टर मोटर है कितने ऑयल प्रेशर पर डिस्कनेक्ट हो जाए, इसको आप एक्टिव करना चाहते हैं या नहीं। इसमें दो ऑप्शन है, डिसेबल करने का और इनेबल 2 सेकंड डिले। 2 सेकंड के डिले के बाद भी आप इसको डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं, ये भी आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अंडर स्पीड डिटेक्शन में भी दो ऑप्शन है कि आप 20% रखना चाहते हैं, इनेबल कर दें उसको, या उसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद है रिमोट स्टार्ट का फंक्शन। रिमोट स्टार्ट फंक्शन में भी दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है सिम्युलेटेड मेंस और एक है रिमोट स्टार्ट। एक इनपुट के जरिए है और एक मेंस पावर के जरिए है, ठीक है दोस्तों। तो इसके जरिए भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। रिमोट स्टार्ट ऑन लोड, इग्नोर इफ सिम्युलेटेड मेंस, तो ये भी रिलेटेड है रिमोट स्टार्ट से ही, ठीक है। इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको पढ़ के मजीद इसमें से अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है ऑक्सिलरी इनपुट 1 फंक्शन। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे अलार्म की सेटिंग रहती है जो हम अपने तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जिस टाइप का भी स्विच लगा होगा, आप देखें यहाँ पे देखें लिखा हुआ इमीडिएट वार्निंग क्लोज ऑन फॉल्ट। जैसी भी इनपुट आप देंगे उसी इनपुट के हिसाब से ये काम करेगा। इमीडिएट वार्निंग, अब उसमें टाइप्स दी गई हैं कि इमीडिएट वार्निंग आए या इमीडिएट वार्निंग क्लोज ऑन फॉल्ट है, इमीडिएट शटडाउन। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे ना, उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो इसको आपने अपने हिसाब से करना है। इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों इसी तरीके से हैं, आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑक्सिलरी आउटपुट का फंक्शन बता रहा है यहाँ पे कि ऑक्सिलरी आउटपुट फंक्शन में आप काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें है प्री हीट, इंजन रनिंग, कॉमन वार्निंग, कॉमन शटडाउन, सिस्टम इन ऑटो, कॉमन अलार्म और एनर्जाइज टू स्टॉप। ये भी ऑक्सिलरी आउटपुट का फंक्शन है जो आप इससे ले सकते हैं। ये भी आपको मैं ड्राइंग दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी उसमें। तो ऑक्सिलरी आउटपुट 2 का जो फंक्शन है वो भी इसमें दिए गए हैं, तो ये अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप, कन्फिगरेबल हैं ये, ठीक है। उसके बाद है मेंस अंडर वोल्टेज ट्रिप रिटर्न। मेंस का अंडर वोल्टेज के सेट लेवल्स यहाँ दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। देखें 60 से लेके 200 वोल्ट तक ये मेंस का अंडर वोल्टेज आपको दे रहा है। नॉर्मली पावर जो होती है 220 होती है, तो इसलिए अंडर वोल्टेज इनका जो मिनिमम है 200 से शुरू होकर 60 तक जा रहा है। आप जहाँ पे चाहें अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये टर्मिनल बता रहा है इसके, ये तो चले मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ, उसमें मिल जाएगा आपको। तो अभी हम इसकी देख लेते हैं ड्राइंग और उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाय किए हम देखते हैं इधर, ये देखें नंबर 1 पे लिखा हुआ सप्लाई फॉर कंट्रोलर। तो जब कंट्रोलर को, सबसे पहले हर कंट्रोलर को, कोई भी जनरेटर का कंट्रोलर रहेगा उसको चाहिए सप्लाई, ठीक है, उसको सप्लाई चाहिए। तो
सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी, जो हम इस कंट्रोलर के साथ लगाएंगे। तो नंबर 1 पे जो लगता है वो बैटरी का नेगेटिव लगता है, जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो कि नंबर 1 पे हमने बैटरी का नेगेटिव लगाया है और नंबर 2 पे फ्यूज के जरिए हमने बैटरी का पॉजिटिव लगाया है। जैसा कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बैटरी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो ये बैटरी पॉजिटिव हम नंबर 2 में दे देंगे फ्यूज के जरिए, और वहीं से एक जंपर उठा के भी आगे मैं आपको बताता हूं। अच्छा, उसके बाद आप देख लें नंबर 3 पे फ्यूल आउटपुट। फ्यूल आउटपुट से मतलब है सोलोनॉइड आउटपुट। तो सोलोनॉइड को कभी भी डायरेक्ट सप्लाई आप कंट्रोलर से नहीं देंगे, बल्कि उसके दरमियान में आप एक रिले लगाएंगे और उस रिले को जब कंट्रोलर कमांड देगा तो रिले एक्टिव होगी और उसके जरिए फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कंट्रोलर जो है रिले को ऑपरेट कर रहा है और रिले का जो पावर कॉन्टैक्ट है वो हमारे फ्यूल सोलोनाइड को ऑन कर रहा है। तो इस तरीके से आपने हमेशा वायरिंग करनी है। अगर इस तरीके से वायरिंग करेंगे तो आपका कंट्रोलर हमेशा जलने से बच जाएगा। कोई भी मसला आएगा तो वो मेन कॉन्टैक्ट पे आएगा, मेन वायर जल सकती है आपकी पॉजिटिव की, लेकिन वो कंट्रोलर को जलाएगा नहीं, बचा देगा, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो वायर दूसरा एक फ्यूज लिया गया है बैटरी के साथ से, ये प्रोटेक्शन देगा इन सब वायरों के लोड को, ठीक है। ये नॉर्मली देखें यहाँ पे ये आपके लोड के हिसाब से, इसीलिए यहाँ पे डीपसी वालों ने कोई रेटिंग नहीं लिखी। जितना आपका लोड है उतने लोड के हिसाब से आपने इस फ्यूज की रेटिंग को रखना है। पहला वाला फ्यूज जो है सिर्फ कंट्रोलर के लिए, तो वो 2 एम्प्स का है, ठीक है। बाकी जो है वो आपको अपने लोड के हिसाब से कि कितना फ्यूल सोलोनाइड का लोड है, कितना स्टार्टर मोटर भी देखें इसी से लगी हुई है, तो उसका कितना लोड है उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करके फ्यूज लगाना है अपना, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट आउटपुट का मतलब है कि ये जो स्टार्ट रिले होगी स्टार्टर मोटर की, उस पे कमांड जाएगी रिले के ऊपर और रिले के थ्रू आप देख रहे हैं कि क्रैंक पे जा रही, जिसपे हमने डबल रिले यूज किए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि क्रैंक के पास भी एक इसने क्रैंक का वो दिया हुआ है स्टार्टर मोटर से पहले, वहां पे भी एक रिले को यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमारा फ्यूल का और स्टार्ट का मतलब कि बैटरी की पावर सप्लाई आ गई, फ्यूल आउटपुट आ गया, स्टार्ट का आउटपुट आ गया, ये सारी वायरिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद ऑक्सिलरी आउटपुट्स जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, प्रोग्रामिंग आप खुद कर सकते हैं, कोई भी चीज इसमें दे सकते हैं आप, उसके हिसाब से आप आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑक्सिलरी आउटपुट है, ठीक है। नंबर 7 पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वायर आएगा आपका डी पॉजिटिव एक टर्मिनल होता है हमारे डायनोमो पे, चार्जिंग स्टेटस जो कंट्रोलर को बताएगा कि इस वक्त बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही, तो वो वायर का जो स्टेटस है इस वायर के ऊपर से मिलता है हमें, तो वो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ऑयल प्रेशर स्विच, ये देख लेंगे नॉर्मली स्विच क्लोज दिखा रहा है, नॉर्मली क्लोज स्विच का ऑयल प्रेशर स्विच आप लेंगे और इसको नंबर 8 पे वायरिंग में लगा देंगे नेगेटिव के थ्रू। एक तरफ से नेगेटिव लगा हुआ है, इंजन की बॉडी ऑलरेडी नेगेटिव होती है, तो हमें सेंसर को नेगेटिव देने की जरूरत नहीं है। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि सेंसर पे आपने टेफ्लॉन टेप नहीं लगानी, डायरेक्ट थ्रेड जो है बॉडी के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए और उसके बाद उस स्विच में से जो वायर गुजर के जाएगी वो सीधा कंट्रोलर के 8 नंबर पॉइंट पे चली जाएगी। उसके बाद है नंबर 9 पे नॉर्मली ओपन इंजन टेम्परेचर स्विच यूज किया गया है, जो जैसे ही जब इंजन रनिंग में होगा टेम्परेचर हाई होगा तो वो क्लोज हो जाएगा और इंजन को ट्रिप करा देगा, तो इंजन शट डाउन हो जाएगा और आपको इंजन टेम्परेचर की एलईडी दिखाएगा कि अब आपको पता चल जाए कि इंजन का टेम्परेचर हाई है और इंजन ऑफ हो चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ऑक्सिलरी अलार्म इनपुट्स। ऑक्सिलरी अलार्म इनपुट्स पे भी आप, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये कन्फिगरेबल है। कन्फिगरेबल का मतलब होता है कि आप अपनी यूजर कन्फिगर जो होती है, आप अपनी मर्जी का इनपुट कोई भी इस पे दे के इंजन को शट डाउन करा सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, स्टॉप करा सकते हैं, ये सब कुछ ऑक्सिलरी अलार्म के जरिए आप करवा सकते हैं। उसके बाद नंबर 12 पे दोस्तों दिया गया है रिमोट स्टार्ट। रिमोट स्टार्ट इसलिए यूज करते हैं कि जब भी हमारी लाइट पावर ऑफ हो जाए, सकीको ऑफ हो जाए या ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑफ हो जाए, तो रिमोट स्टार्ट का सिग्नल ये जो आएगा ये ATS पैनल के अंदर से रिले लगी होगी वहां से आएगा, तो ये हमारे जनरेटर को ऑटो पे स्टार्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 15 नंबर की पे आप एक ग्राउंडिंग लगाएंगे, बॉडी ग्राउंडिंग जो होती है वो लगा देंगे, तो इसकी कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी। अब आगे ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें। ऊपर देखें 21 और 20 पे क्या लगा हुआ है। 21 और 20 पे प्यारे दोस्तों लगा हुआ है अल्टरनेटर आउटपुट, यानी जनरेटर से जो सप्लाई आ रही है उसका एक फेज और एक न्यूट्रल। 20 नंबर पे लगेगा फेज और 21 नंबर पे लगेगी आपकी न्यूट्रल, और इसके दरमियान में फेज के दरमियान में लग जाएगा एक 2 एम्पेयर का फ्यूज।
और उसी फ्यूज़ में से 2 वायरें निकलेंगी, एक चली जाएगी कंट्रोलर पे और एक चली जाएगी एक रिले के ऊपर, रिले के कॉन्टैक्ट पे, और उस रिले के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से निकल के वायर चली जाएगी जनरेटर के कॉन्टैक्टर पर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक जो न्यूट्रल की वायर होगी वो डायरेक्ट जनरेटर कॉन्टैक्टर में चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है, इस रिले की कॉइल को कहाँ से एक्टिव करें, इस रिले की कॉइल को देख लें, एक पॉजिटिव डायरेक्ट आ रहा है और कंट्रोलर जो है इसको नेगेटिव देगा, तो वो नेगेटिव हम 14 नंबर से लेंगे, तो ये हमारे जनरेटर के कॉन्टैक्टर की रिले की सप्लाई हो जाएगी और रिले के सप्लाई के अंदर से हम गुजारेंगे कॉन्टैक्टर की सप्लाई और कॉन्टैक्टर को हम सप्लाई दे देंगे, क्योंकि कॉन्टैक्टर हमारा AC पे चल रहा है और रिले हमारी DC पे चल रही है। तो इसीलिए जब ये DC सप्लाई से रिले एनर्जाइज होगी तो जनरेटर के कॉन्टैक्टर पे सप्लाई खुद ब खुद पहुंच जाएगी जब जनरेटर चल रहा होगा रनिंग कंडीशन में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने हमेशा इन दोनों कॉन्टैक्टर के दरम्यान में इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक और मैकेनिकल इंटरलॉक बनाना है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है मेरी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, वीडियो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंटरलॉक क्या चीज़ है। और जिन दोस्तों को आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्लोज मेन रिले मस्ट बी नॉर्मली क्लोज टू इंश्योर फेल सेफ ऑपरेशन। अब ये कह रहा है कि मेन की जो रिले है, जिस तरह आपने जनरेटर की रिले लगाई मेन जनरेटर के कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह मेंस के ऊपर भी एक रिले लगाएंगे जो मेंस के कॉन्टैक्टर को ऑन करेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लोज मेन आउटपुट है और रिले को लेना है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेंगे हम रिले का। ठीक है दोस्तों, और उसमें से एक फेज गुजारेंगे मेन का, ये देख लें आप, यहाँ पे मेन का एक फेज आ रहा है, यहाँ पे देखें मेंस यूटिलिटी सप्लाई लिखा हुआ है, L3 L2 L1 ये तीनों फेजेस जनरेटर के मेंस के आ रहे हैं और इसमें कंट्रोलर में लगे हुए हैं। 16 नंबर पे L1 लगा हुआ है, 17 नंबर पे L2 और 18 नंबर पे L3 पे लगा हुआ है तीसरा फेज मेंस का। ठीक है, जबकि जनरेटर में आपने देखा कि सिर्फ हम न्यूट्रल और फेज सेंस कर रहे हैं, जबकि मेंस पे हम तीनों फेज और न्यूट्रल सेंस कर रहे हैं और 2 एम्पेयर के फ्यूजेस लगे हुए हैं इस पे। और रिले जो है वो हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करना है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंटरलॉक आपकी बनाने की जिम्मेदारी है, कंट्रोलर इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, उन्होंने बता दिया साफ साफ। तो यहाँ पे देख लें, ये पावर, इसके पावर कनेक्शन दिए हैं। सबसे पहले अल्टरनेटर से 3 फेज और एक न्यूट्रल आ रहा है जो जाके कॉन्टैक्टर में लग रहा है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्टर नजर आ रहा है कि 3 फेज और एक न्यूट्रल 4 पोल का कॉन्टैक्टर है। आप चाहें तो न्यूट्रल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 पोल का कॉन्टैक्टर भी लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ से मेंस की सप्लाई आ रही है, मेंस की सप्लाई से भी 3 फेज आ रहे हैं और एक न्यूट्रल आ रहा है जो आगे कॉन्टैक्टर के इनपुट पे लग रहे हैं। फिर आउटपुट से निकल के दोनों कॉमन से निकल के लोड पे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसने ऊपर दिखा रहा है मैकेनिकल इंटरलॉक का सिंबल कि ये दोनों कॉन्टैक्टर आपस में मैकेनिकली भी इंटरलॉक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वायरिंग की बात हो गई सारी। और इसके अलावा भी अगर ये देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन दी गई है कंट्रोलर की कि कितनी इसकी डायमेंशन है। अगर आपको पैनल में कटआउट बनाना है तो वो भी यहाँ से आप देख के बना सकते हैं, बिल्कुल इजी और आसान। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मजीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस जनरेटर के ऊपर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बहुत जल्द नई वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।